अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस का हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव होती रहे। तो इस लेक्चर को एज़ यूजुअल आपने तवज्जो के साथ सुनना है क्योंकि इस लेक्चर में एंड में पूछे जाएंगे कुछ सवालात जिनके जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने। अगर आपने लेक्चर हमारा ये तवज्जो के साथ सुना होगा तो इस वीडियो के एंड में पूछे गए सवालात के जवाब आप बिल्कुल सही दे सकेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस के हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। द टर्म होम्योस्टेसिस was introduced by वॉल्टर बी कैनन। साइंटिस्ट का नाम आपने याद रखना होगा कि होम्योस्टेसिस का जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था? वॉल्टर बी कैनन नाम के साइंटिस्ट ने। अब ये होम्योस्टेसिस होता क्या है हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के लफ्जी मतलब की तरफ। तो होम्यो का मतलब होता है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है टू स्टे द सेम, यानी जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहे। ये इसका लफ्जी मतलब है। अब इसकी बायोलॉजी में डेफिनेशन क्या बनती है? द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी एंड एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन इज नोन एज होम्योस्टेसिस। सबसे पहले द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, ये वो प्रोसेस है जो खुद ब खुद होता है, हमें वॉलेंट्रली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस ये खुद ब खुद होगा। बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी, जिसके नतीजे में क्या होता है? बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है एंड एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, और माहौल में जैसे जैसे तब्दीली होती है ना, माहौल में जैसे जैसे तब्दीली होती है तो वो उसमें बायोलॉजिकल सिस्टम को मेंटेन भी रखता है, स्टेबल भी रखता है और उस माहौल के हिसाब से उसे एडजस्ट करने में भी मदद देता है। उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। मिसाल के तौर पर अगर सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, मिसाल के तौर पर अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड का मौसम होना शुरू हो जाए, तो क्या हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो भी चेंज होगा? जवाब है नहीं। हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेंटेन ही रहेगा। सर्दी में भी इतना ही रहता है, गर्मी में भी इतना ही रहता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि गर्मी में किस तरह मेंटेन किया जा रहा है, सर्दी में किस तरह मेंटेन किया जा रहा है। अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो जाते हैं? तेज़ हो जाते हैं खुद ब खुद। आपने नोट किया होगा सर्दी के अंदर हमें भूख जो होती है वो बहुत ज़्यादा लग रही होती है, तो इसकी वजह ये होती है कि हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो सर्दियों के अंदर क्या होता है? मेटाबॉलिक सिस्टम जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या होती है? बहुत सारी एनर्जी क्या होती है? यूज़ हो रही होती है, जिसकी वजह से हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमने क्या किया था? ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस था। हमारी बॉडी में हमें जो है वो खुद से करने की ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ब खुद जो है वो सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो तेज़ हो गया था। बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी, जिसके नतीजे में बायोलॉजिकल सिस्टम क्या था? स्टेबल रह रहा था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड को मेंटेन रख रहा था एंड एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, और चेंजिंग इन्वायरमेंट जो है एंड एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, और माहौल में जैसे जैसे तब्दीलियाँ आती हैं उस हिसाब से वो क्या कर रहा होता है? उस हिसाब से उसको एडजस्ट होने में मदद देता है। उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। सेम इसी तरीके से अगर हम रमज़ान में रोज़े की हालत की बात करें तो हम दिन भर में पानी नहीं पीते, तो क्या होता है कि जिस्म में पानी की कमी की वजह से हमें यूरिन भी नहीं आ रही होती। यूरिन नहीं आती क्योंकि वो क्या कर रहा होता है? सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस होता है, और वो क्या कर रहा होता है? हमारी बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट को स्टेबल रखने के लिए, एडजस्ट रखने के लिए यूरिन जो है उसकी प्रोडक्शन भी क्या कर देता है? कम कर देता है। तो वो भी क्या आ जाता है? होम्योस्टेसिस में। तो हमने कहा इन शॉर्ट होम्योस्टेसिस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, भाई ये सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिसके नतीजे में कोई भी बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है वो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है और बदलते हुए माहौलियाती कंडीशन में उसे एडजस्ट करने में मदद देता है। उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। ये तो डेफिनेशन थी। अब एग्जाम्पल के तो हम थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स लिव इन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट्स, वो जानवर जो टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पर एंड एक्वेटिक इन्वायरमेंट पानी के अंदर रहते हैं। दिस इन्वायरमेंट हैव वेरिएबल कंडीशन फ्रॉम मॉडरेट टू एक्सट्रीम। अब ये जो इन्वायरमेंट है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या पानी का इन्वायरमेंट हो, इसके जो कंडीशन है वो वेरिएबल होती हैं।
कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मॉडरेट से एक्सट्रीम तक भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो सकती है, थोड़ी बहुत सर्दी हो सकती है, तो मॉडरेट भी हो सकती है और एक्सट्रीम भी हो सकती है। विच इन्फ्लुएंस अपॉन द ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिज्म पर असरअंदाज होती है। एंड दे टेंड टू डेवलप फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन देयर बॉडी अप टू सुटेबल लिमिट, जिसके नतीजे में क्या होती है, इंसान की फिजिकल एक्टिविटी में भी तब्दीली आती है और फिजियोलॉजिकल यानी जो केमिकल रिएक्शन जो बॉडी के अंदर होते हैं उसमें भी तब्दीली आती है। भाई सर्दी के अंदर हमारी फिजिकल एक्टिविटी में तब्दीली आती है, हम गर्म कपड़े पहनते हैं। गर्मी के अंदर हमारी फिजिकल एक्टिविटी अलग होती है, हम जो वो हल्के कपड़े पहनते हैं। तो हमने कहा दे टेंड टू डेवलप फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज, जिसके नतीजे में फिजिकल एक्टिविटी में भी तब्दीली आती है और फिजियोलॉजिकल भी चेंजेस आती है इन दियर बॉडी के अंदर आती है अप टू सुटेबल लिमिट, ताकि उसकी सुटेबल लिमिट को मेंटेन रखा जाए। द बॉडी इन्वायरमेंट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। अब बॉडी के इन्वायरमेंट जो अंदर के इन्वायरमेंट में उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स भी मौजूद है, टिश्यू भी हैं, ऑर्गन भी हैं, सिस्टम भी है। These components are physiological, well integrated and efficiently controlled and coordinated by endocrine as well as nervous system। और ये जितने भी बॉडी फ्लूइड्स हैं, टिश्यू है, ऑर्गन है, सिस्टम है, जो अलग अलग हैं, इनके पास क्या है, these components are physiologically well integrated and efficiently controlled। well integrated and efficiently controlled इनको कौन कर रहा होता है, एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन्स आते हैं, डिफरेंट जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं हार्मोन, और नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन्स होते हैं, इन तमाम को इंटीग्रेटेड करके रखता है, इन तमाम सिस्टम को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है और इफिशिएंटली क्या कर रहा होता है, कंट्रोल करता है। तो ये पूरा जो होम्योस्टेसिस का निज़ाम है वो किसने संभाल के रखा हुआ है, एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम ने। अब होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं और हमारा पूरा चैप्टर इन तीनों चीज़ों पे है। देयर आर 3 होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी फंक्शन, 3 होम्योस्टेटिक रेगुलेटरी फंक्शन है। एक है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा है एक्सक्रीशन और तीसरा है थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन में पानी की मेंटेनेंस की बात करेंगे कि वाटर को कैसे मेंटेन रखते हैं, समंदर में रहने वाले, मीठे पानी में रहने वाले, ज़मीन पर रहने वाले कैसे वाटर को बैलेंस करते हैं। एक्सक्रीशन में क्या होता है, अनवांटेड वेस्ट सब्सटेंस को बॉडी से रिमूव करना होता है, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। और तीसरा आ जाता है थर्मोरेगुलेशन, टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो हमारा चैप्टर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले पार्ट में हम एक्सक्रीशन को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर थर्मोरेगुलेशन को और फिर ऑस्मोरेगुलेशन को। थोड़ा तरतीब हम थोड़ी सी चेंज रखेंगे। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करते हैं, होम्योस्टेसिस इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। होम्योस्टेसिस जो है वो जिंदगी को कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी है, एज इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी फंक्शन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। और ये बॉडी की जो फंक्शन है उसकी स्टेबिलिटी के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो ये था इंट्रोडक्शन होम्योस्टेसिस के हवाले से। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फीडबैक सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं फीडबैक सिस्टम की कि ये फीडबैक सिस्टम क्या होता है। द चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शन दैट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट इज कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। भाई चेक एंड बैलेंस क्या होता है, भाई हम कहते हैं ना कि भाई मुल्क के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब चेक एंड बैलेंस क्या है, कानून होना चाहिए, कानून को देखने वाला होना चाहिए। इस तरह के लिए हम क्या करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं चेक एंड बैलेंस का। सेम इसी तरीके से अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर चेक एंड बैलेंस का क्या किया हुआ है, निज़ाम बना हुआ है कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा, फ़ौरन से डिफरेंट केमिकल्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे और वो बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। तो पहले बॉडी टेम्परेचर जो कम हुआ था उसको चेक किया जाएगा और फिर उसको जो है वो बैलेंस करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटी क्या की जाएगी, परफॉर्म की जाएगी। तो हमने कहा था चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम है ऑफ द बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शन के अंदर जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम है दैट मेंटेन्स इट्स नॉर्मल स्टेट, जो कि बॉडी की नॉर्मल स्टेट को क्या रखता है, मेंटेन रखता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। क्या कहते हैं उसे, हम फीडबैक सिस्टम कहते हैं। तो हमने कहा हमारी बॉडी के अंदर चेक एंड बैलेंस का जो मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी की नॉर्मल स्टेट को क्या रखता है, मेंटेन रखता है, उसे हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अब फीडबैक सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स कितने आते हैं, कंपोनेंट्स का मतलब हिस्से। फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप थ्रू सम इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। कुछ कंपोनेंट्स हैं फीडबैक मैकेनिज्म में। एक कहलाता है रिसेप्टर जो चीज़ों को डिटेक्ट करता है, एक कहलाता है कंट्रोल सेंटर जिसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड और हमारा ब्रेन आता है जो कि कमांड देने का काम करता है, और तीसरा आता है अफेक्टर। अफेक्टर उस चीज़ को क्या करता है, परफॉर्म करता है। अब उसमें वो मसल भी है, उसमें जो है वो कोई एंडोक्राइन ग्लैंड भी हो सकता है जो अफेक्टर का हिस्सा हो सकता है। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। अगर आपसे कंपोनेंट पूछे जाए तो आप बोलेंगे रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और अफेक्टर।
ये 3 जो है वो फीडबैक सिस्टम के क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम की अगर हम टाइप्स की बात करने जा रहे हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम की जो है वो 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 पॉजिटिव फीडबैक, नंबर 2 नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, हम उसकी बात करेंगे। वैसे आमतौर पर भी हम कहते हैं ना कि मैं फला जगह गया, मुझे वहाँ पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला, या फला मुझे नेगेटिव फीडबैक मिला। बच्चों की तरफ से क्या फीडबैक था, बच्चों की तरफ से नेगेटिव था या पॉजिटिव फीडबैक था, ये नॉर्मल वर्डिंग में भी यूज़ होता है। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि बायोलॉजी में पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है, पूरा हम एग्जाम्पल से डिटेल में हम इसको समझने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक, इट इज़ कंसर्न विद द इंक्रीज आउटपुट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भाई अगर कोई तब्दीली आएगी, ये सिस्टम इसको मज़ीद उसकी फेवर में लेके जाएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, फेवर में लेके जाना। तो हमने कहा इट इज़ कंसर्न विद द इंक्रीज आउटपुट ऑफ एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर शुरू हो जाएगा तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उसको मज़ीद क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा, मज़ीद उसको क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। तो उसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल की मैं अगर आपको यहाँ बात करते हैं तो एग्जाम्पल है, इफ़ बॉडी इज़ इंजर्ड, अगर कोई बॉडी इंजर्ड हो जाएगी, ब्लीड्स पॉजिटिवली फीडबैक बिगिन बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बुक की डायग्राम से समझाता हूँ। हमारी बुक के अंदर जो डायग्राम है हम उसकी तरफ पढ़ते हैं। अब देखो बुक में क्या बताया कि फॉर एग्जांपल कोई चोट लगी ना, कोई चोट लगी, ब्लड वेसल क्या हुई, रप्चर हुई। ब्लड वेसल रप्चर हुई तो क्या हुआ, ब्रेक और टीयर अकर इन ब्लड वॉल। ब्लड वॉल के अंदर क्या हुआ, टीयर हुआ, चोट लगी, ब्लड रिलीज हुआ। अब पॉजिटिव फीडबैक साइकिल कैसे रिलीज होगी, हम उसकी बात करेंगे। भाई खून बहना शुरू हो गया, अब क्या हुआ, प्लेटलेट एडहेयर टू साइड एंड रिलीज केमिकल। भाई जैसे ही वहाँ चोट लगी ना, तो खून के अंदर जो प्लेटलेट थे ना, ब्लड के अंदर क्या थे, जो प्लेटलेट थे वो क्या हो गए, वहाँ उस जख्म वाली जगह पे जहाँ चोट लगी थी ना, वहाँ क्या होना शुरू हो गए, अटैच होना शुरू हो गए, एडहेयर होना शुरू हो गए। और फिर ये क्या करते हैं, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, प्लेटलेट एडहेयर टू द साइट ऑफ केमिकल, जहाँ चोट लगी थी वहाँ एडहेयर हो गए और वहाँ उसने केमिकल रिलीज किए। रिलीज केमिकल अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट्स। अब देखो यहाँ प्लेटलेट्स थोड़ी सी अमाउंट में थे और ये जो थोड़ी सी अमाउंट वाले जो प्लेटलेट थे उन्होंने केमिकल रिलीज किया, और केमिकल रिलीज होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ जो सर्कुलेशन में जो दूसरा ब्लड आ रहा है उसके प्लेटलेट भी क्या होना शुरू हो गए, जमा होना शुरू हो गए। प्लेटलेट क्या होना शुरू हो गए, जमा होना शुरू हो गए। और यहाँ क्या हुआ, जमा होने के नतीजे में क्या हुआ, एंड ऑफ फीडबैक। यहाँ तक के यहाँ पूरा रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, ब्लड क्या हो गया, क्लोट हो गया, खून क्या हो गया, जम गया। तो मतलब इन शॉर्ट चोट लगने की वजह से थोड़े से प्लेटलेट जमा हुए, उन्होंने केमिकल रिलीज करके बहुत सारे प्लेटलेट को क्या कर लिया, जमा कर लिया, यानी एक चीज़ को क्या किया, सपोर्ट किया। थोड़े से प्लेटलेट वहाँ जमा थे तो बहुत सारे प्लेटलेट क्या हो गए, जमा हो गए, यानी उसको क्या किया, इंक्रीज आउटपुट, आउटपुट को क्या किया, उन्होंने बढ़ा दिया। अब देखो भाई यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। तो इट इज़ कंसर्न विद द इंक्रीज आउटपुट फॉर एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है उसके आउटपुट को क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक जो है वो बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। एग्जाम्पल की हमने बात की, इफ बॉडी इज इंजर्ड, बॉडी इंजर्ड हुई एंड ब्लीड्स, वहाँ से ब्लीडिंग हुई। पॉजिटिव फीडबैक बिगिन बाय द एक्शन ऑफ प्लेटलेट। प्लेटलेट्स की वजह से क्या हुआ कि पॉजिटिव फीडबैक शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ, प्लेटलेट्स रीच एट द साइट ऑफ इंजरी थ्रू सर्कुलेटिंग ब्लड। ब्लड के जरिए वहाँ जो है वो इंजरी वाली साइड पे पहुँच गए। प्लेटलेट्स रिकॉग्नाइज द डैमेज एरिया। उसने क्या किया, जो डैमेज एरिया था प्लेटलेट ने उसकी पहचान की, एंड बिगिन्स टू स्टिक टुगेदर, और वहाँ आपस में ये जुड़ना शुरू हो गए, टू स्टॉप द लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड को लॉस होने से बचाने के लिए, एंड पैच अप द टीयर इन द वॉल, और आपस में एक दूसरे के ऊपर जो वो पैचअप होना शुरू हो गया, जुड़ना शुरू हो गए इन द टीयर वॉल, जो जख्मी वॉल थी उसके ऊपर जमा होना शुरू हो गया। ड्यू टू अबव स्टेप के नतीजे में ब्लड क्लॉट इज फॉर्म, खून जो है वो जमना शुरू हो गया। द लॉस ऑफ ब्लड इज केप्ट टू अ मिनिमम, ताकि खून कम से कम लॉस हो, एंड द पॉजिटिव फीडबैक एंड, और जिसके नतीजे में पॉजिटिव फीडबैक क्या हो गया, एंड हो गया। नोट करके हमने कहा positive feedback does not maintain a stable homeostatic function condition, rather it intensify the change that is happening to the body। हमने कहा याद रखिएगा हमेशा पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रखता, बल्कि वो क्या करता है, उस चीज़ को बढ़ाने का काम करता है। भाई थोड़े से प्लेटलेट जमा हो गए ना, तो वो वहाँ तो थोड़े ही रहने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, इंटेंसिफाई किया, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटलेट आ जाओ आ जाओ आ जाओ वहाँ जमा करवा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रखता, बल्कि जो भी तब्दीली आती है उस तब्दीली को क्या कर देता है, मज़ीद इंटेंसिफाई करने का क्या करता है, काम करता है पॉजिटिव फीडबैक।
अब हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक की। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है? द नेगेटिव फीडबैक सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी टू ब्रिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट। नेगेटिव फीडबैक क्या करता है? सप्रेस करता है। पॉजिटिव फीडबैक क्या करता था? आउटपुट को बढ़ा रहा था। ये आउटपुट को क्या करेगा? कम करेगा। सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी टू ब्रिंग बॉडी बैक टू नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए नेगेटिव फीडबैक क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक सप्रेस करता था, जबकि पॉजिटिव फीडबैक जो है वो मजीद बढ़ाने का क्या करता था? काम करता था। अब नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल क्या है? व्हेन इट इज कोल्ड आउट, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो द सेट पॉइंट रेंज। अब ये सेट पॉइंट क्या होता है? अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर एक सेट पॉइंट रखा हुआ है। जैसे नॉर्मली ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट के अंदर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये टेम्परेचर सेट पॉइंट की एक रेंज जो है वो अल्लाह ताला ने क्या रखी है? हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रखी है। लेकिन क्या होता है? व्हेन इट इज़ कोल्ड आउट, जब बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो द सेट पॉइंट रेंज। बॉडी टेम्परेचर जो वो कम होना शुरू हो जाता है। द नेगेटिव फीडबैक लूप विल कॉज द बॉडी टू शिवर प्रोड्यूसिंग हीट। अब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से कम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही सेट पॉइंट से कम होना शुरू हो जाता है, क्या होता है? द नेगेटिव फीडबैक लूप विल कॉज द बॉडी टू शिवर, जिसके नतीजे में क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक शुरू हो जाता है और वो क्या करना शुरू कर देता है? शिवर, हमारी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा ना, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी में बॉडी क्या होना शुरू हो जाती है? शिवर होना शुरू हो जाती है, कांपना शुरू हो जाती है, प्रोड्यूसिंग हीट, जिसके नतीजे में क्या होती है? शिवरिंग के नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। एंड अल्टीमेटली बॉडी टेम्परेचर विल रिटर्न विद इन द सेट पॉइंट, और जिसके नतीजे में क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर दोबारा सेट पॉइंट के नतीजे में वापस आना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये किसकी एग्जाम्पल है? नेगेटिव फीडबैक की। अब यहाँ कुछ डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सेट पॉइंट और पूछा जाए व्हाट इज नॉर्मल रेंज, अ सेट पॉइंट इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज फ्लक्चुएट्स। हमने कहा सेट पॉइंट क्या होती है? एक फिजियोलॉजिकल वैल्यू होती है जिसके नतीजे में नॉर्मल रेंज जो है वो फ्लक्चुएट होती है। अगर मैं बात करूँ बॉडी का टेम्परेचर जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना, अब ये 98.4 हो जाए या 98.8 हो जाए या 98.3 हो जाए तो थोड़ी बहुत क्या होती है? रेंज होती है। बिल्कुल फिक्स रीडिंग नहीं है, बॉडी की टेम्परेचर की फिक्स रीडिंग नहीं है, थोड़ी बहुत एक छोटी सी क्या होती है? रेंज होती है। उस रेंज के अंदर फ्लक्चुएट करे तो वो क्या कहलाता है? सेट पॉइंट कहलाता है। सेट पॉइंट का मतलब एक फिक्स रीडिंग नहीं है, एक नॉर्मल सी रेंज होती है, तो उसमें नॉर्मल रेंज के अंदर जो जो फ्लक्चुएट करता जाता है वो सेट पॉइंट कहलाएगा। लेकिन अगर उस रेंज से बाहर निकल जाओगे तो फिर सेट पॉइंट क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब होगा। नॉर्मल रेंज क्या है? अ नॉर्मल रेंज इज द रेस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यू दैट इज ऑप्टिमली हेल्पफुल एंड स्टेबल। हमने कहा नॉर्मल रेंज क्या होती है? एक रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू होती है जिसमें हमारी बॉडी जो है वो स्टेबल रहती है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो क्या रहती है? हेल्पफुल रहती है। अब यहाँ बुक की डायग्राम भी थोड़ा सा समझाता चलूँ मैं आपको। बुक की डायग्राम में यहाँ जो है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बताई गई है। अब देखो कुछ, जब भी ठंड हुई ना, देखो ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में यहाँ दो पॉसिबिलिटी बताई ना, बॉडी टेम्परेचर या तो अबव जाएगा या तो बिलो जाएगा। बिलो जाएगा तो क्या होगा? सेंसर थे दिमाग के अंदर, उसने फील किया। कंट्रोल सेंटर जो हमारा सेट पॉइंट कितना था? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने आपको बताया था। कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? डायरेक्ट किया, डायरेक्शन दी। क्या दी? ब्लड वेसल कंस्ट्रक्ट, ब्लड वेसल हमारी सिकुड़ना शुरू जाती है। स्वेट ग्लैंड आर इनएक्टिव। आपको मालूम है सर्दी होगी तो पसीने तो बिल्कुल नहीं आते, स्वेट ग्लैंड इनएक्टिव हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स जो होंगे क्या होंगे? सिकुड़ना शुरू जाएंगे, ताकि स्किन के अराउंड जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। नेगेटिव फीडबैक मिल गया, बॉडी टेम्परेचर को उसने क्या कर लिया? मेंटेन किया। लेकिन अगर बॉडी टेम्परेचर अबव हो जाए, हॉट हुआ, सेंसर ने फील किया, कंट्रोल सेंटर जो सेट पॉइंट 98.6 उसने मेंटेन करके रखा था, उसने डायरेक्ट किया। क्या किया? ब्लड वेसल डायलेट, ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी। सर्दी में कंस्ट्रिक्ट होती हैं, गर्मी में क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी। स्वेट ग्लैंड सिक्रीट, और पसीने आना शुरू हो जाएंगे, ताकि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए? नॉर्मल पॉइंट पर जाकर सेट पॉइंट पर क्या रहे? मेंटेन रहे। तो ये पूरी एक डायग्राम यहाँ आपके सामने थी बुक वाली, तो वो भी हमने यहाँ समझा दी। अब आते हैं हम आज के इस लेक्चर के सवालात की तरफ, जिनके जवाब आपने जो है वो देने हैं कमेंट सेक्शन में। द टर्म होम्योस्टेसिस वॉज इंट्रोड्यूस बाई डैश। होम्योस्टेसिस की टर्म जो है वो किस साइंटिस्ट ने पेश की थी वो बतानी है। द सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम मेंटेन स्टेबिलिटी एंड एडजस्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट इज। ये किसकी डेफिनेशन है? चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शन इज नोन एज। बॉडी का जो चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म होता है उसे क्या कहते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? डैश डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन रादर इट इंटेंसिफाई द चेंज। वो कौन सा मैकेनिज्म है
जो होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रखता, बल्कि जो भी तब्दीली आती है उस तब्दीली को क्या करता है, मज़ीद इंटेंसिफाई करता है। तो ये 5 पॉइंट थे आज के लेक्चर के हवाले से। उम्मीद करते हैं जिन बच्चों ने इस लेक्चर को तवज्जो से सुना होगा वो फर्स्ट गो में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।